बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MSc Part 1. Welcome back to Solid State Physics 1. We will discuss about those topics which remained before coronavirus. These are two chapters: crystal vibrations phonon 1 and crystal vibration thermal energy phonon 2. First of all, we talk about the chapter number 4, crystal vibrations phonon 1. So you know that atoms in a real crystal are not at rest. Thermal energy present at lattice vibrations in the form of sound waves, strain waves, and elastic waves. Besides this quantum of energy in elastic wave called the phonons, it is analogy to quantum of energy in electromagnetic wave known as photon. जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी एटम को कोई भी एटम है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके या कोई भी सब्सटेंस है तो वो रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर उनका जीरो नहीं है, कोई ना कोई उनके पास हीट एनर्जी होती है। वो जो हीट एनर्जी होती है वो एटम को थर्मली जो है वाइब्रेट करवाती है, यानी कि एटम वाइब्रेट करता रहता है। जब भी हम किसी एटम को हीट करते हैं या हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाती है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या है? इंटरनल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आयन या कोर को वाइब्रेट करवाती है, और काइनेटिक एनर्जी कह लें कि शेल से बाहर, एटम के शेल से बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो बहरहाल ये थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं या थर्मल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो इस वजह से ये मोशन होती है। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं ये जब सुपर इम्पोज होती हैं, इकट्ठी होती हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको हम साउंड वेव्स, इलास्टिक वेव्स या फिर इसके अलावा स्ट्रेन वेव्स भी कहते हैं। इनके ऊपर वही लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने अप्लाई किए थे, यानी कि फोटॉन वाले। जिस तरह फोटॉन की एनर्जी E=H या H न्यू होती है, इसी तरह जो हमारे पास फोनॉन है उसकी एनर्जी भी इसी फार्मूले से निकाली जा सकती है। उसका मोमेंटम भी वैसे ही लिखा जा सकता है, P=H कट के हम लिखते हैं। और इसके अलावा H यहाँ पे बिलोंग्स कांस्टेंट है। H कट मीन्स के H डिवाइडेड बाई 2 पाई कांस्टेंट है ये भी। इसके अलावा जिस तरह से फोटॉन जो है वो कंजर्व नहीं रहता, दैट मीन्स के इसी तरह फोनॉन जो हैं ड्यूरिंग थर्मल वाइब्रेशंस उसी वक्त पैदा होते हैं। ये बोसॉन्स है एक्चुअली, और एनर्जी को कैरी करवाते हैं, साउंड वेव्स को, इलास्टिक वेव्स को। बाकी ये एग्जिस्ट कंजर्व नहीं करते, ड्यूरिंग कोलिजन ही पैदा होते हैं, तो एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पे ये काम करते हैं। बहरहाल हम इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो सारे सॉलिड्स जो हैं मोस्टली उनके अंदर जो मेटल्स हैं वो आपको पता है एटम से मिलके बनी है, और ये एटम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो जब एटम्स जो हैं एक 3 डिमेंशनल अरे के अंदर हों तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ये ऑलरेडी हम डिटेल में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा देर आर वैरायटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स लाइक क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, ठीक है।
तो ये इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि एटम जो है किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के सेंटर में मौजूद हो, एक एटम जो है सेंटर में मौजूद हो किसी क्यूब के, तो उसको आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। और अगर सेंटर के अलावा उसके जो 6 फेसिस हैं उन पे भी एक एक एटम सेंटर में मौजूद हो, तो इसको एफसीसी यानी फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड एटसेट्रा। तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कोई भी है वो एटम के साइज पे डिपेंड करता है कि आपके पास जिन एटमों ने मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाया है वो किस तरह के हैं, उनका साइज कितना है, वो उन पर डिपेंडेंस होती है। इसके अलावा हमने किसी एटम या मॉलिक्यूल को उसमें से उसको आयोनाइज करवाना है, उसमें से एटम्स को अलग करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है उसको, यानी कि टू डिसलॉज एन एटम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जब उनको प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ग्राउंड स्टेट से या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उनकी थर्मल वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होंगी। तो इस तरह से वहां से इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो आपका एटम आयोनाइज होगा, और फर्दर इसी तरह से गैसियस फॉर्म, अदर फॉर्म्स हो सकती हैं बाई प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी व्हिच इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो थ्योरेटिकली जो होता है एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, उस पे एटम किसी भी क्रिस्टल जो है उसके एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लो एनर्जी स्टेट में, ये जो थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट जीरो बोल रहे हैं ऐसा अचीवेबल तो नहीं अभी तक, लेकिन इस पे कोशिश जारी है, रिसर्च हो रही है इसमें। तो थर्मल एनर्जी इज एडेड टू द क्रिस्टल इज इट्स मैनिफेस्ट फॉर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम लोकेशन। जैसे जैसे एनर्जी हीट एनर्जी ऐड करेंगे थर्मल ग्रेडियंट बढ़ेगा और एटम की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, फोनॉन्स प्रोड्यूस होंगे कोलिजन से। तो विद इन द लिमिट्स ऑफ फेयरली स्मॉल वाइब्रेशंस द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बॉन्डिंग द एटम्स, एटमों को जो बॉन्ड किया हुआ है तो वो बॉन्डिंग फोर्स है। तो जब आप हीट एनर्जी बढ़ाएंगे थर्मल ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो इट स्ट्रेच और कंप्रेस अ बिट टू ए हायर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। ईच एटम जो होता है एक्ट एज थॉट कनेक्टेड टू इट्स नेबरिंग्स बाय लिटिल स्प्रिंग्स। The added energy is stored in the crystal as the kinetic energy of the atoms in the motion and the potential energy of the compressed or stressing। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो जब छोड़ते हैं तो दोबारा वो जो है एक्सटेंड होता है, तो जब हमने इसको प्रेस किया तो उस दौरान हमने इसके ऊपर फोर्स एनर्जी लगाई यानी वर्क डन किया, वो एनर्जी इसकी कंप्रेस्ड एनर्जी या स्ट्रेच एनर्जी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गई थी। उसकी वजह से ही ये जो है ना फिर रिलीज करने पर, उसको छोड़ने पर वो दोबारा जो है एक्सटेंड करता है, या आप खींचते हैं किसी स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पे हम हुक्स लॉ, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेस स्ट्रेन, वो कंसेप्ट जो है उनको भी अप्लाई करेंगे जब हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं वेव्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर जो वेव्स हैं, वेव्स इन सॉलिड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सर्टेन वेवलेंथ कैन पास थ्रू क्रिस्टल। द क्रिस्टल इन जनरल आर गुड कंडक्टर ऑफ साउंड। अब जो साउंड एनर्जी है इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सॉलिड्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, वैक्यूम, गैस या फिर लिक्विड। उसकी वजह यह है कि एटम जो सॉलिड्स के अंदर एटम्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं, इसलिए एनर्जी जो है इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर सकती है। तो यही वजह है कि द क्रिस्टल्स इन जनरल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड। इन ए गैस साउंड वेव्स ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव्स। आपको पता है कि जो गैस के अंदर, एयर के अंदर जो है साउंड वेव्स कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, जिससे पार्टिकल के किसी जगह पे जो है वो प्रेशर कम होता है और किसी जगह पे ज्यादा होता है, इस वजह से। लेकिन सॉलिड्स में साउंड वेव्स आर कैरिड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयंस और एटम्स। लेकिन सॉलिड्स के अंदर जो है आयंस जो मौजूद होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी जो है कैरी करती है, फ्लो करती है, प्रोपेगेट करती है। Thus the vibrational of crystals can be divided into two groups। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, अकॉस्टिक वाइब्रेशंस है और ऑप्टिकल वाइब्रेशंस है। अकॉस्टिक वाइब्रेशन क्या है?
द बिहेव, इसमें जो है इन वाइब्रेशंस में साउंड वेव्स, ये दे बिहेव लाइक साउंड वेव्स और कलेक्टिवली कॉल्ड फोनॉन्स, फोटॉन्स इन ए क्रिस्टल। द बिहेवियर लाइट वेव्स के अंदर इसको कॉल्ड ऑप्टिकल फोटॉन्स। तो जनरली द पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव्स which describe lattice vibrations are called phonons। ठीक है, जो पार्टिकल एस्पेक्ट है ना वेव्स का, जो लैटिस वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम फोनॉन कहते हैं। तो फोनॉन की एनर्जी जो है, ईच फोनॉन डिपार्ट एनर्जीज, मैंने आपको बताया एच न्यू इज इक्वल टू एच एफ। ये जिस तरह फोटॉन की एनर्जी निकालते हैं प्लंक्स लॉ के अंदर या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, वही फार्मूला है। और मोमेंटम P इज इक्वल टू एच कट के, लिखा तो नहीं हुआ, ये आपको बता रहा हूँ। अब बेसिक फर्क क्या है अकॉस्टिक और ऑप्टिकल वेव में, ऑप्टिकल फोटॉन में? वो वाइब्रेशंस डू नॉट कॉज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉस्टिक वाइब्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बायस नहीं बनती। दे आर मैकेनिकल बट नॉट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इन साउंड। However, both are acoustical and optical vibrations can either be transfer or longitudinal। ये ट्रांसफर भी हो सकती हैं, longitudinal भी हो सकती हैं। तो lattice vibrations in wave crystal repetitive systematic sequence of atomic displacements। तो जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, किसी क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है वो मूव करती हैं। तो सच अ वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय टू वेज, यानी कि हम इनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी जो प्रोपेगेशन वेलोसिटी है उसको अगर v से ज़ाहिर किया जाए और वेवलेंथ जो है वेव की उसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाए, तो इसको वेव वेक्टर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? जब हम वेवलेंथ को 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो जो हमें वेक्टर मिलता है इसको वेव वेक्टर कहते हैं और इसको k से ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ पे हमने कैपिटल K से ज़ाहिर किया हुआ। अब फ्रीक्वेंसी न्यू जो होती है उसको हम एंगुलर जो है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखते हैं। यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर बाय यूजिंग वेव इक्वेशन। फर्दर वी वांट टू ड्राइव डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलास्टिक वेव्स इन क्रिस्टल फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या न्यू होता है। अब ये जो न्यू है इसकी जगह आप सी ओवर लैम्डा लिखते हैं। तो जब सी ओवर लैम्डा न्यू की जगह लिखेंगे तो वहां से आप 2 पाई ओवर लैम्डा अलहदा कर लें और जो है सी यानी वी कह लें, स्पीड ऑफ लाइट, या वी उसकी जगह वो अलहदा कर लें। तो जब ये 2 पाई ओवर लैम्डा की जगह आप के लिख लेंगे तो आपके पास ओमेगा जो है वो क्या आ जाएगा, वी के वेक्टर आ जाएगा। वी इसमें स्पीड है और के यहाँ पे वेव वेक्टर है। तो आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर लिख लिया बाय यूजिंग वेव वेक्टर और वेवलेंथ रिलेशन k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। तो इस तरह से हम बाय कंसीडरिंग द रेस्टोरिंग फोर्स ऑन द डिस्प्लेस्ड एटम्स, मतलब एटम अगर पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप उनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वाइब्रेशन की वजह से, तो फिर उनके ऊपर हम जो है उनकी इक्वेशन किसी भी कितने वो डिस्प्लेस हुए हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, और फिर at the end we will get a dispersion relation between frequency and wavelength या wave vector कह लें। तो इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या कंसिडरेशन की है इसकी डेरिवेशन के लिए और कौन सी हम सिचुएशन ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक सिंपल केस लेते हैं, फोनॉन एंड लैटिस वाइब्रेशंस या वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस। इसमें क्या है कि इसके अंदर हम लैटिस वाइब्रेशनल वेव, इलास्टिक वाइब्रेशन इन प्रिमिटिव सेल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलास्टिक वेव इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर बाय अप्लाइंग हुक्स लॉ, इन चीज़ों को देखेंगे। तो हम एटम ले लेते हैं इसमें कि एक लाइन में पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं अभी भी रहती हैं, उनकी मैं बात कर लूँ कि ए लेटेस्ट वाइब्रेशनल वेव इन ए क्रिस्टल इज ए रेपिटेटिव एंड सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स।
कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशनल वेव होती है वो क्या होती है, एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद जो एटम है उनके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लेंगे, और एटम जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से थोड़े डिस्प्लेस होंगे, और जब वो डिस्प्लेस होंगे जो वेव्स पैदा होनी है, इलास्टिक वेव्स पैदा होनी है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, या दोनों कॉम्बिनेशन इसमें पाए जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इलास्टिक वाइब्रेशन या इलास्टिक वेव्स ऑफ द क्रिस्टल एन एटम इन ए प्रिमिटिव सेल लेंगे, ठीक है, तो 1D में लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलास्टिक वेव इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर एंड इलास्टिक कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे। अप्लाइंग हुक्स लॉ टू दिस, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है, स्टोरिंग फोर्स होती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन। तो वही चीज है इधर, बस ये है कि हम कोई वर्ड उसके लिए जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते थे कोई और यूज कर लेंगे, यहाँ पे इतना फर्क आएगा। तो नेगेटिव इसलिए आता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो उस दौरान स्टोरिंग फोर्स कम होती है, और जब फोर्स मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए बढ़ती है तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के ना एंटी पैरेलल हैं, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते हैं, इसलिए नेगेटिव आ रहा है इसमें। तो वही हुक्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पोस्टुलेट्स देख लें, इसको अप्लाई करना है, पोस्टुलेट देख लेते हैं इसके क्या पोस्टुलेट हमने रखे हैं, क्या अजम्पशंस की हैं शुरू में हमने। तो कंसीडर एटम्स अरेंज इन 1D फिर लेटेस्ट कांस्टेंट ए एंड ऑल प्लेन्स आर आइडेंटिकल इन क्यूब। यानी हमने ये शुरू में सपोज कर लिया है कि एटम्स को हमने अरेंज किया एक लाइन में, और जो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है वो एक जैसा रखा है, उसको हमने यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको लेटेस्ट कांस्टेंट कहते हैं। और सारी प्लेन्स जो हैं आइडेंटिकल हैं और क्यूबिक फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में हैं। Let us consider that all planes of the atoms are identical and atoms are arranged in lines one dimensional के. Also atoms are separated by the lattice constant A. For simplicity we take the directions 1 0 0, 1 1 0 और 1 1 इन डायरेक्शंस में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सिंपलेस्ट 1D के लिए हमने किया है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें वर्टिकल जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि इनकी पहले नॉर्मल पोजीशन इक्विलिब्रियम में क्या थी। डॉट हमने उन एटम्स के लिए गए हैं, एटम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी यानी कि राइट लेफ्ट जो है ना एक जैसे डिस्टेंस है, यानी कि ए जो है उसकी वैल्यू जो है क्यूबिकल फॉर्म में ली है। यहाँ पे एन हम यूज जो कर रहे हैं, एन जो है कह लें सेंट्रल एटम है, और उसका जो डिस्प्लेस होने का डिस्प्लेसमेंट है उसको यूएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये वर्टिकल लाइंस जो हैं planes of atoms when in equilibrium state. The black lines are planes of atoms when displaced from the by longitudinal waves in a cubic crystal. When a wave propagates along the one of the direction, entire plane of the atoms move in a phase with displacement either parallel or perpendicular. यानी all moves in a single phase में move कर रही हैं हमारी सारी। ये जरा डायग्राम देखें, इसमें बताया है कि लेफ्ट जो है वो शोज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू द प्रोपेगेशन वेक्टर, और राइट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर वेव्स, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन वेक्टर। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे ये जो डैश वाली लाइनें लगी हुई हैं, ये जो डैश वाली लाइनें हैं ये शो कर रही हैं एटम्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को, और ये जो डार्क
यानी कि सॉलिड लाइन है, ये जब डिस्प्लेस होंगे उसको शो कर रही है। ये सेंट्रल एटम है हमारा, उसको उसको हमने उस एटम को हमने एस से रिप्रेजेंट कर लिया, आगे आएगा, मैंने लिखा भी हुआ है इसको, सेंट्रल एटम को ऐसे कर लिया, और उसके जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है उसको S+1 से ज़ाहिर कर लिया, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको S-1 से, एंड सो ऑन। और फिर जब उसने एस वाले एटम ने डिस्प्लेस होना है ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन, तो उसका डिस्प्लेस होने से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको यूएस से लिख लिया है, और जो S-1 वाले का आएगा वो US-1 से, और जो S+1 वाले का आएगा उसको US+1 से, और इनको एक जैसी फोर्स से खींचा जा रहा है। बहरहाल ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए है, और ये पार्टिकल ऑफ मीडियम अप एंड डाउन मूव हैं, परपेंडिकुलर मोशन हैं इसमें पार्टिकल्स की, वेव्स की, तो ये जो है ये ट्रांसफर वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव are traveling producing a dispersion displacement parallel to the direction of the propagation, or in case of a transfer wave atoms vibrate perpendicular to the propagation. तो postulates of vibration of crystal with monatomic basis है, तो let the displacement are different for S-1 and S+1 atoms. तो मैंने आपको बताया कि एक एटम जो है सेंट्रल, उनको हमने उसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे, कुछ जगह पे कुछ बुक्स के अंदर कुछ लिटरेचर में एन से भी रिप्रेजेंट किया, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि किटल की एक बुक है कोर्स आउटलाइन को ज़्यादा रिलेट करती है, तो वहाँ पे उन्होंने एस यूज़ किया था, इसलिए मैंने भी एस यूज़ कर लिया, वरना एन भी ठीक है अगर आपकी बुक में एन लिखा हुआ है। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फॉर S-1 एंड S+1 एटम्स, और जो इनके दरमियान इंटरेक्शन है एटम्स के दरमियान, उसको हमने हुक्स लॉ से रिप्रेजेंट किया है। तो लेट करेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एस एटम इज US, यानी कि जो एस एटम है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको US से लिख लिया। देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एस एटम is given by the individual sum of the force exerted due to neighboring atoms। तो फिर इसके बाद ये जो इंडिविजुअल एटम है इसके ऊपर जो सराउंडिंग की नेबरिंग की जो फोर्स एक्ट कर रही है, उनकी अलग-अलग फोर्सेस लेकर उसको ऐड करेंगे। जैसे हम US का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, यानी एस एटम का, फिर S+1 का, फिर S-1 का। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब हम जो एटम हमारे पास सेंट्रल एटम S है, इसके ऊपर जो सराउंडिंग दूसरा S+1 के एटम की वजह से भी इफेक्ट देखेंगे। लेट से उसको आपने F1 कह दिया, और फिर उसके अलावा एस एटम पर जो लेफ्ट साइड पे एटम पड़ा है S-1, उसकी वजह से भी इफेक्ट देखेंगे। तो इन फोर्सेस को हम जो है ना हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। इसमें कांस्टेंट आएगा, उसको हम कैपिटल C से लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट साथ आएगा। तो ये फोर्सेस हम सम करके नेट फोर्स निकालेंगे कि S के ऊपर नेट फोर्स क्या एक्ट कर रही है। फिर उसके बाद जब ये फोर्स हमारे पास आ जाएगी, तो इसमें मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, न्यूटन लॉ से इसको रिलेट करवाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। उसको डेरिवेटिव फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो न्यूटन लॉ को F इज इक्वल टू A इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर होता है, यानी d² R/dt² होता है। तो फिर यहाँ पे d² R/dt² की वैल्यू निकालेंगे, हमें डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे 2, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लग करनी पड़ेगी। तो तब जाके हम फाइनल सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करने के काबिल होंगे। The force exerted on the atom is given by the individual sum of the force exerted due to the neighboring atoms। तो कंसीडर करें कि atoms are attracted या pulled by an idealized spring। आइडियलाइज स्प्रिंग है जिससे सेम फोर्स है, उनको हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो अब वो फोर्स लिखते हैं हम, क्या फोर्स आएगी इसकी। ये जी डायग्राम है जो शो कर रही है कि एटम की इक्विलिब्रियम पोजीशन को और एटम की डिस्प्लेस पोजीशन को। तो डैश लाइंस शोज द रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन ऑफ द एटम जब एनर्जी बहुत लो है, लेकिन जब थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज होती हैं
तो एटम डिस्प्लेस होते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उनको यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन से यानी ब्लैक डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और डॉट जो है वो एटम्स को शो कर रहे हैं। एटम्स राइट में भी हैं, लेफ्ट में भी हैं, यानी 3 डायमेंशनल अरे ली है हमने एटम्स की, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने सेम रखा है, जिसको लैटिस कांस्टेंट ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो नो द फोर्स ऑन द s atom due to s+1 atom according to Hooke's law, that is given by F1 is equal to minus capital C into displacement of the s atom with respect to the s+1 atom। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे US माइनस US+1, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। नेगेटिव आपको बताया था कि जैसे ही फोर्स जो है वो बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो फोर्स, जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है पार्टिकल मूव करता है, यानी वाइब्रेशंस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, तो उस दौरान फोर्स कम हो रही होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही वो मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ आता है तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, उसकी फोर्स एज अ रिजल्ट बढ़ रही होती है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था। नेगेटिव साइन इसलिए आया हुआ है। अब इस नेगेटिव साइन को कंपनसेट करने के लिए मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो US+1 पॉजिटिव का हो जाएगा और US जो है वो माइनस का हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली जो S1 पार्टिकल है उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो वो भी F2 इज इक्वल टू माइनस सी US माइनस US प्लस -1। तो इसका माइनस जब कंपनसेट करेंगे बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो F2 फोर्स है दैट विल बी कम आउट F2 is equal to capital C into US -1 minus US। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं और नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द S atom will be F is equal to F1 plus F2। F1 की वैल्यू लगाएं, F2 की वैल्यू लगाएं, C इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो माइनस US है और माइनस US है, ये -2 US हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये इक्वेशन क्या है, ये एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक रिलेशन है जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। और यहाँ जो कैपिटल C है ये फोर्स कांस्टेंट है बिटवीन नेबरिंग प्लेन्स विच डिफर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। ये फोर्स कांस्टेंट है कैपिटल C, इसको हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से मालूम कर सकते हैं। इसको एंड पे जो है C की वैल्यू निकालेंगे, उसमें कुछ हमें इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, डिस्पर्शन रिलेशन फॉर मोनोटोमिक वेव्स in a 1D direction। So let us consider that C is the force constant for one atom of the plane and capital F is the force on one atom in the nth plane। ये nth plane को हमने ले लिया। According to Newton's second law of motion, you know that capital F is equal to m into R डबल डेरिवेटिव है आर का, यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है। तो इसमें मैंने स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख दिया है, तो आर डबल डेरिवेटिव को d² US ओवर dt स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे d² US ओवर dt स्क्वायर, f की जगह जो इक्वेशन मेरे पास 3 है ना, तो उस इक्वेशन 3 में आप कैपिटल F की जगह क्या लिख लो, m इंटू d² US ओवर dt स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो राइट साइड वैसे रहने दें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब यहाँ पे ना मेरे पास 4 वैल्यूज मुझे चाहिए होंगी। 4 वैल्यूज कौन सी हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे u इंटू US+1 चाहिए, इसके अलावा US-1 की वैल्यू चाहिए मुझे, और US की वैल्यू चाहिए, और लेफ्ट साइड पे मुझे d² US ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो मैं 1 बाई 1 इन वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, फिर इक्वेशन नंबर 4 में प्लग करूंगा और उसके बाद सोल्यूशन निकालूंगा। लेकिन इससे पहले पार्शियल ये इक्वेशन है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ कि जो US है वो दैट इज इक्वल टू U, यहाँ पर जो US है
सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिया, तो ट्रैवलिंग वेव का आपको पता है ई की पावर एटा ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल वगैरह से वेव वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे यूएस जो है यानी एस पार्टिकल का सेंट्रल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू यूएस इज इक्वल टू यू इंटू ई की पावर एटा ओमेगा टी प्लस के एस ए। यहाँ पे ये जो स्मॉल यू है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन का, यानी ये एम्पलीट्यूड है। और ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी वो टाइम है जिस दौरान वाइब्रेशंस हो रही हैं, और कैपिटल के यहाँ पे वेव वेक्टर है और स्मॉल एस जो है एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक नंबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू इंटीजर्स में आएगी। और स्मॉल ए आपको पता है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस कांस्टेंट को, दो एटम के दरमियान जो एक जैसा डिस्टेंस है ना, सेपरेशन है दो एटम्स के, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले यूएस प्लस वन की वैल्यू निकालते हैं, फिर यूएस माइनस वन की निकालेंगे। यूएस की तो हमारे पास ये वाली आ गई ना इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये यूएस प्लस वन की जब वैल्यू निकालनी है और यूएस माइनस वन वाली की निकालनी है तो वो इक्वेशन नंबर 5 के पैटर्न पे ही निकालनी है। बस क्या करना है कि जहाँ पे एस है वहां पे एस प्लस वन लिख देंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये दो जगह पे एस है ना, तो एस की जगह एस प्लस वन लिखेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह एस माइनस वन के लिए भी सेम पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। तो वी कैन राइट फॉर पार्टिकल एस प्लस वन एंड एस माइनस वन in terms of equation number 5. We will get us plus 1 is equal to u e की पावर iota omega t plus k into s plus 1 into a। तो यहाँ पे k को और a को मल्टीप्लाई कर लिया तो दो टर्म बन जाएंगी। इन दो टर्मों में जो 5 की तरह पैटर्न है वो अलहदा कर लिया और e की पावर iota k a अलहदा कर लिया। सिमिलरली हम एस माइनस वन के लिए लिखेंगे तो उसका भी हमने ई की पावर टी प्लस के एस से अलहदा कर लिया और माइनस जो फॉर्म है एओटा के वो अलहदा कर लिया। ये देखें फर्क बस इस टर्म का आ रहा है, बाकी सेम है। अब हमारे पास जो राइट साइड पे हमने इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज दर्ज करनी है वो सारी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की, जो लेफ्ट साइड है उसको सॉल्व करने की। उसके लिए जो सोल्यूशन है वो निकालते हैं। तो आपके पास यूएस मौजूद है यानी यू सबस्क्रिप्ट में एस है, तो उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें पहले सबसे। डी यू एस ओवर डी टी। तो जो ये आपको पता है यू तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये तो मैक्सिमम एक फिक्स डिस्टेंस है, वेरिएबल नहीं है। तो यू ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर जो भी होती है वो वैसे ही आएगी। अब ई की पावर जो है या ई का इंडेक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ओटा भी आ जाएगा, ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई टी का 1 आ जाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये जो तीनों वेरिएबल हैं के एस ए, इनमें कोई भी टाइम डिपेंडेंट नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ 0 आ गया। तो वो एटा ओमेगा इसलिए स्टार्ट में आ गया। अब इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट साइड जो है वो स्केयर डबल डेरिवेटिव की शो कर रही है, तो इसलिए फिर एक दफा टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिया। ये सेम टर्म सारी जो है ऐसे ही लिखी जाएगी, ये ओटा ओमेगा भी आएगी, लेकिन फिर जब इस पावर का आपने डेरिवेटिव लेना है तो ओटा ओमेगा आएगा। पहले मौजूद है ओटा ओमेगा और एक और ओटा ओमेगा आ गया, तो ये एओटा से मल्टीप्लाई होकर एओटा स्केयर आ जाएगा, जिसकी जगह आप -1 लिख सकते हैं और साथ दूसरा ओमेगा स्केयर आ गया और बाकी ये चीज। ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप जो है आप यहाँ पे क्या करें कि तीनों वैल्यूज चारों आपके पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर प्लग कर दें, यानी कि आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या था इक्वेशन नंबर 4 में m इंटू डी स्क्र यू एस ओवर डी टी, उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल M उसका वैसे ही आएगा। ये नेगेटिव जो आया है ना, नेगेटिव, ये इसमें जो मौजूद नेगेटिव है इसकी वजह से ओमेगा स्क्वायर यू ई की पावर जो भी है सारी ये लिख लेनी है। राइट साइड पे आ जाए C है और यहाँ पे वैल्यू आपने लिखनी है US प्लस 1 की, तो ये उसकी वैल्यू आपने लिख ली। फिर उसके बाद US -1 की वैल्यू आपने लिख ली, उसके बाद -2 है, फिर US की वैल्यू आपने लिख ली।
ये एस जो है सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि राइट साइड पे नीचे है लिखा हुआ है, साथ में नहीं लिखा हुआ यूएस। तो फर्दर हम क्या करते हैं, ये देखें u इंटू ई की पावर एटा ओमेगा टी प्लस के एस ए, तो सेम जो है दूसरी साइड पे भी तो मौजूद है, यानी दूसरी साइड पे भी सेम टर्म मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उस राइट साइड वाली कॉमन ले ली, तो राइट साइड वाली जब टर्म आप कॉमन ले लेंगे तो ये देखें ये सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं, यू यू से कैंसिल, यानी कि आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें या इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें इस एक्सप्रेशन को, तो ई की पावर एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, तो ई की पावर 0 हो जानी है, तो वो 1 आना है। वैसे कैंसिल नहीं हो सकता, ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे लाइनें ना लगाएं। तो बाद में हमारे पास क्या बच जाएगा फिर, माइनस एम कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू सी 2। अब ये e की पावर एटा थीटा हो प्लस e की पावर माइनस एटा थीटा हो, तो उसकी जगह आप 2 cos थीटा लिख सकते हैं, ये डेंटी यूज किया हमने, ये -2 वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह के ए है तो इसलिए के ए लिख लिया। अब फर्दर इनमें से मैं 2 कॉमन लूँ, इस माइनस को भी मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो फिर क्या किया मैंने, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है मेरे पास माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ प्लस आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों में से मैंने 2 जो है वो कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास 1 माइनस cos के ए बचा। अब इसको जो है वो मैं अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकता हूँ। आपको पता है कि 1 माइनस cos थीटा हो तो उसको आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और अगर आपके पास 1 प्लस cos थीटा हो तो उसकी जगह आप माइनस हो तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर जब प्लस हो तो फिर आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। उन्हीं आइडेंटिटीज को, हाफ एंगल आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर के ए ओवर 2 लिख लिया है, और ये जो m है इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, तो ये 2 ये भी है, तो 4c ओवर कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर जो है m इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो 2c ओवर ये आइडेंटिटी वगैरह अप्लाई करके हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2c ओवर m 2 साइन स्क्वायर के ओवर ए, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4c हो जाएगा, ये कैपिटल M आ जाएगा। यानी कि हमने ये रिलेशन ड्राइव कर ली है ओमेगा और के दरमियान। ठीक है, इसको फर्दर इसकी सिंगल वैल्यू मालूम करनी है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ मॉडुलस की फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, इसकी लिमिट होगी, वैल्यूज होंगी उससे ज्यादा हम, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्पर्शन रिलेशन आ गई है। और बाकी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं इस इक्वेशन के डिस्पर्शन रिलेशन, ये देखें ओमेगा और के दरमियान है, बाकी तो कांस्टेंट है ना। तो डिस्पर्शन रिलेशन होती वो है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ या वेव वेक्टर के दरमियान हो। यहाँ पे वेव वेक्टर और इसके दरमियान हमने डिस्पर्शन रिलेशन निकाल लिए 1D सिस्टम के लिए, मोनोटॉमिक सिस्टम के लिए एक लाइन में जो एटम्स पड़े हैं विच आर सेपरेटेड एट द सेम डिस्टेंस, उनको हमने सेपरेट किया। तो बाकी जो है इसका कॉन्सिक्वेंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।